नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं मानव रुधिर के बारे में, जिसका पूरा डीपली अध्ययन किया गया है। अगर आप लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की। तो मित्रों, नर्वस सिस्टम जो है एक पार्ट है हमारे शरीर का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार हैं। इसको दो भाग में बांट के हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए एक एक पार्ट को देखते हैं। जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट कहलाता है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। और दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मेरुरज्जु जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके बारे में हमें डिटेल में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला टॉपिक लेते हैं, मस्तिष्क वाला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दूसरा भी टॉपिक है, लेकिन ये बहुत छोटा टॉपिक है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क वाला टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी लेते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मित्रों, मस्तिष्क के बारे में कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला जो फैक्ट है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो मित्रों एक बार में 25 करोड़ इमेज यानी कि 25 करोड़ चित्र आप कह सकते हैं। इसको क्या करता है, ये इमेज को सेव कर सकता है। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, मानव का मस्तिष्क है, वो एक बार में 25 करोड़ इमेज को सेव कर सकता है। जबकि जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर सिर्फ जो होता है सिर्फ एक बार में केवल 25,000 इमेज सेव कर पाता है। तो सोचिए हमारा ब्रेन कितना तेज काम करता है। बहुत ही तेज काम करता है दोस्तों। हमारा जो ब्रेन है वो 25 करोड़ इमेज को सेव कर सकता है एक बार में, जबकि सुपर कंप्यूटर सिर्फ एक बार में सिर्फ 25,000 इमेज को सेव करता है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क में दोस्तों 70,000 थाट एक बार में आते हैं। कितने आते हैं हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में, दिमाग में 70,000 विचार या थाट हमारे दिमाग में 70,000 थाट जो हैं एक दिन में आते हैं। हमारे दिमाग में 70,000 विचार एक दिन में आते हैं। आपको विजिबल होगा शायद। एक दिन में, चलो मैं आगे लिख देता हूँ, 70,000 थाट आते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट। मित्रों, आपको पता होगा या शायद ना पता हो तो आप जानकारी मिल जाएगी कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो जो 100% होता है, लेकिन जो मनुष्य है अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ इसका केवल 4% या 4.5% तक इस्तेमाल कर सकता है। इससे ज़्यादा का आप ब्रेन इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा जो ब्रेन होता है वो अपने आप नष्ट हो जाता है।
इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा थोड़ा आपके लिए। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु तक मनुष्य सिर्फ 4% ही यूज कर पाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्टार बना के एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, हम उसका सिर्फ 4% ही यूज कर पाते हैं, और बाकी क्या होता है, बाकी का बेकार हो जाता है। और बाकी का बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। कितना हिस्सा बेकार हो जाता है? 96%, यानी 96% हिस्सा बेकार हो जाता है। हम कितना यूज कर पाते हैं? आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं मित्रों, मैं आगे लिख दूंगा। आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ मनुष्य 4% ही इस्तेमाल करता है, और आगे जो लिखा हुआ है कि बाकी का बेकार हो जाता है। कितना बेकार हो जाता है? 96% आपका बेकार हो जाता है। तो मित्रों, ये हमारा तीसरा फैक्ट था। तीसरा फैक्ट में मैं जो थोड़ा सा छूट गया है, आप लोग को इतना विजुअल होगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य सिर्फ 4% ही यूज कर पाते हैं, और उसके बाद में लिखा है बाकी का बेकार हो जाता है। कितना बेकार हो जाता है? 96%। तो मित्रों, अब आगे की बात कर लेते हैं, नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मित्रों, आप लोग शेयर करते रहें एक दूसरे दोस्तों को, जिससे कि सभी का भला हो सके। और हम यही कोशिश कर रहे हैं अपने इस वीडियो में कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को हम ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाएँ, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहे एग्जाम में। तो अब बात करेंगे, मैं लिखवाया था कि जन्म से मृत्यु तक सिर्फ 4% ही यूज कर पाते हैं, बाकी का बेकार हो जाता है। लेकिन कुछ बात और कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपने नाम सुना होगा न्यूटन का। न्यूटन नामक जो वैज्ञानिक थे और आइंस्टीन नामक जो वैज्ञानिक थे, न्यूटन और आइंस्टीन नामक वैज्ञानिकों ने, इन लोगों ने अपने दिमाग का पता है कितना परसेंट यूज किया था? 4.5% यूज किया था इन लोगों ने। कितना यूज किया? 4.5% दिमाग यूज किया था। जो इतने बड़े वैज्ञानिक थे। अब सोचिए, सामान्य जो व्यक्ति होता है वो 4% ही दिमाग यूज कर पाता है, इससे ज़्यादा यूज नहीं कर पाता। अगर इससे ज़्यादा दिमाग यूज करता है तो वह वैज्ञानिक होता है, या तो कोई कुछ बड़ा करता है अपने जीवन में। तो मित्रों, जो सामान्य व्यक्ति है वो केवल अपना 4% ही दिमाग यूज करता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। चलिए, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हो गया था, अब लेंगे चौथा पॉइंट। और जो चौथा पॉइंट है मित्रों, वो है कि मरने के बाद हमारा जो दिमाग होता है, जब डेथ हो जाती है आदमी की, मरने के बाद लगभग 7 मिनट तक हमारा ब्रेन कार्यरत होता है। मित्रों, जब आदमी की डेथ हो जाती है उसके 7 मिनट बाद तक हमारा दिमाग काम करता है। और अगला पॉइंट कि यह एक फाइटेस्ट ऑर्गन है, 5 नंबर, यानी वसीय अंग होता है। कैसा अंग होता है? वसीय अंग होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है आपके लिए। वसीय अंग होता है, यानी फाइटेस्ट ऑर्गन होता है। कोई पूछे ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, तो फाइटेस्ट ऑर्गन होता है, वसीय अंग होता है। उसके बाद में हम इसकी भार की बात करेंगे, 6 नंबर पॉइंट। इसका भार कितना होता है? तो भार जो मित्रों, अगर बच्चों में हम बात करें तो बच्चों में 300 से 400 ग्राम तक होता है, ग्राम तक। लेकिन अगर वयस्कों की बात करें
वयस्कों में कितना होता है? तो वयस्कों में 2 पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पर, मेल और फीमेल का। तो जो मेल होते हैं, मेल और फीमेल, तो मेल में मित्रों जो भार होता है वो 1450 ग्राम लगभग होता है। कितना होता है? 1450 ग्राम, 1450 ग्राम। और अगर फीमेल की बात करें तो 1350 ग्राम होता है, 1350 ग्राम होता है। अगर औसतन पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, औसत भार, अगर औसत भार की बात करेगा तब आपको 1400 वाला ही ऑप्शन टिक करना है। 1400 ही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब बात करते हैं मित्रों कि जो हमारा कुल शरीर का भार होता है, तो हमारा मस्तिष्क का जो भार है वो औसतन कुल शरीर के कुल भाग का, शरीर के कुल भार का, शरीर के कुल भार का लगभग 2% हिस्सा होता है, 2% होता है। कितना हिस्सा होता है? 2% हिस्सा होता है। अच्छा, अगला पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 7 में ये देखेंगे कि मनुष्य का सर्वाधिक जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में सर्वाधिक कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? मस्तिष्क में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों वो होता है सोडियम। कौन सा होता है? सोडियम होता है, Na। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, तो आप लोग नोट कर लें इसको अच्छे से। थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा मैं नोट करने के लिए। मित्रों आप नोट कर लें, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और भी पॉइंट लेंगे अभी इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, हम पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे एक एक करके। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जो बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा वो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। बेहतरीन होगा, निश्चित रूप से बेहतरीन होगा और बिल्कुल अलग कंटेंट होगा। तो मित्रों जुड़े रहें और अपने मित्रों को भी जोड़ें। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। मित्रों अगला पॉइंट कि मस्तिष्क में पानी कितना होता है? मस्तिष्क में जो जल होता है, अगला पॉइंट, मस्तिष्क में जो जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा वो आती है 75%। कितनी मात्रा होती है मित्रों? 75% जल की मात्रा हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और शरीर का, और हम बात करें कि ये विकसित कब होता है? मस्तिष्क पूर्णतः 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाता है। कब तक विकसित होता है? 25 वर्ष की आयु तक पूर्णतः विकसित हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि क्या मस्तिष्क का सफल प्रत्यारोपण हो पाया आज तक? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो मानव मस्तिष्क है उसका आज तक प्रत्यारोपण संभव नहीं हो पाया है। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका है अभी तक। वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया, उन्होंने हृदय का सफल प्रत्यारोपण कर लिया, लेकिन आज तक वो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं कर पाया। उसका कारण है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, उसकी इतनी जटिल संरचना होती है कि उसका प्रत्यारोपण अभी तक कोई वैज्ञानिक दुनिया में कर ही नहीं सका आज तक। तो मित्रों अब हम बात करेंगे जो मस्तिष्क का अध्ययन है,
वो क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्रेन। स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्रेन। तो स्टडी ऑफ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। और जो मस्तिष्क से संबंधित डॉक्टर होते हैं, मस्तिष्क से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मस्तिष्क से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। मित्रों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए जल्दी से नोट करें इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रैनियम की, खोपड़ी की बात करेंगे। दोस्तों जल्दी से नोट करें इस पॉइंट को। मस्तिष्क में जल की मात्रा जो होती है 75% होती है। मस्तिष्क पूर्णतः 25 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाता है। प्रत्यारोपण इसका अभी तक सफल नहीं हो सका है, यानी कि प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका है। स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी कहलाती है। मस्तिष्क से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। एक एक करके पूरे टॉपिक कवर करेंगे हम। अब बात करते हैं क्रैनियम यानी खोपड़ी। जो हमारा क्रैनियम वाला पार्ट है, क्रैनियम वाला जो पार्ट है इस प्रकार से लगभग क्रैनियम वाला पार्ट होता है। इसमें 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया नहीं बन पाया है, आप लोग समझ जाइएगा। पास से ही इस प्रकार से होता है और एक और इसका भाग होता है। 3 भाग इसमें होते हैं मित्रों, क्रैनियम यानी खोपड़ी वाले भाग में। अगर इसमें हम हड्डी की बात करें, तो इसमें हड्डियाँ कितनी पाई जाती हैं? तो क्रैनियम में यानी कि खोपड़ी में, क्रैनियम यानी कि खोपड़ी वाला जो भाग है इसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 8 हड्डियाँ होती हैं। और मित्रों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में लगभग 1.5 से 2 लीटर रक्त यानी कि खून पाया जाता है। यानी मानो कि पूरे शरीर में लगभग औसतन अगर देखा जाए 6 लीटर होता है और 1.5 से 2 लीटर जो हमारा है खोपड़ी में ही पाया जाता है, क्रैनियम में ही पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा रक्त हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? खोपड़ी में ही पाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब खोपड़ी पे चोट लग जाती है कहीं पर, तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा खून अगर खोपड़ी से निकल जाता है तो उस आदमी की मृत्यु हो जाती है, वो बचता नहीं जल्दी से। यही कारण है, क्योंकि हमारे जो खोपड़ी में सबसे ज़्यादा रक्त पाया जाता है ना, 1.5 से 2 लीटर, ये बहुत ज़्यादा रक्त होता है। अगर ये निकल गया तो शरीर में हमारी इसकी पूर्ति जल्दी नहीं हो पाती, इसलिए मानव की मृत्यु हो जाती है उस टाइम। तो मित्रों बात करेंगे, इसमें परतें होती हैं। इसमें एक मेनिंजेस नाम की झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पे पाई जाती है एक मेनिंजेस नाम की झिल्ली। मेनिंजेस नामक एक झिल्ली होती है। तो मित्रों इस झिल्ली में, मेनिंजेस नामक झिल्ली में क्या होता है कि जब वायरस और बैक्टीरिया वगैरह जब अटैक कर देते हैं, इस पर फंगस वगैरह बैक्टीरिया वायरस अटैक कर देते हैं तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। क्या नाम है? मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, एक दिमाग से संबंधित जो बीमारी होती है। तो मित्रों मेनिंजाइटिस एक खतरनाक बीमारी है दिमाग के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस मेनिंजाइटिस जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली में जब वायरस और फंगस और जीवाणु जब अटैक करते हैं तो मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। और मेनिंजाइटिस रोग से ही आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु भी मेनिंजाइटिस से ही हुई थी। राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु जो हुई थी वो मेनिंजाइटिस की वजह से ही हुई थी। तो मित्रों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की।
अब हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो दोस्तों जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे जो कोशिका है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, उसी प्रकार से न्यूरॉन्स जो होते हैं, यानी तंत्रिका कोशिका जो होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम की और हमारे ब्रेन की जो है वो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। बात करेंगे न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स या जिसे हिंदी में तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं, तंत्रिका कोशिका, ये क्या होती हैं? ये हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। मानव मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये पहला पॉइंट। अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है। इसको इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से इसको नोट करें। मानव शरीर की जो न्यूरॉन्स होते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका होती है। पूछा जाए मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन्स होती हैं, यानी तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है। और एक खास बात इसमें और है कि इसका पुनरुत्पादन संभव नहीं, यानी ये बार बार उत्पादित नहीं हो सकती। तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका, इसका निर्माण दोबारा संभव नहीं है। कोशिका का तंत्रिका कोशिका ऐसे लिख सकते हो, पुनः उत्पादित नहीं हो सकती। अब मित्रों एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, ऐसी कौन सी कोशिका है जो पुनः उत्पादित हो जाती है? सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो उत्पादित होती है पुनः कोशिका वो होती है हिपैरिन। कौन सी कोशिका होती है? इसका उल्टा, ठीक उल्टा होता है इसका। तो हिपैटिक कोशिकाएं जो होती हैं, हिपैटिक कोशिकाएं, इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है हमारे शरीर में। सबसे यानी सर्वाधिक उत्पादन इनका होता है, किनका? हिपैटिक कोशिकाएं, जो कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। हिपैरिन क्या करता है कि हमारे शरीर में जो हिपैरिन तत्व होता है वो हमारे शरीर में जो हमारा रक्त होता है, खून होता है, उसको जमने से रोकता है, यानी कि एंटी क्लॉटिंग होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो हमारा खून होता है कहीं अंदर ही अंदर जम न जाए, तो उसको जमने से रोकने का जो काम करता है वो काम करता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? हिपैटिक कोशिकाएं करती हैं। तो मित्रों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छा एक बात और कर लेते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो न्यूरॉन्स की संख्या देख लेते हैं हम। आपको विजुअल होगा, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। जो उनकी संख्या होती है वो संख्या होती है लगभग 100 बिलियन संख्या इनकी पाई जाती है। सोचिए कितनी संख्या है हमारे न्यूरॉन्स की हमारे शरीर में। लेकिन होता क्या है मित्रों कि केवल 10 बिलियन न्यूरॉन ही सक्रिय होते हैं, बाकी बेकार होते हैं। 10 बिलियन ही सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं? अनएक्टिव होते हैं, बाकी काम नहीं करते हैं। तो मित्रों आपको उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों। तो उसके बाद में हम अगले पार्ट में जो सेकंड पार्ट आ रहा है इसका, उसमें हम मस्तिष्क की बात करेंगे। मस्तिष्क के कई प्रकार होते हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अगर मस्तिष्क है हमारा, और मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है,
और उसके बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे अगर मस्तिष्क में अगर बात करें हम तो थाइलमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरेब्रम वगैरह है, और सेकंड वाला यानी बीच वाला जो है मीडियन वाला हमारा मध्य मस्तिष्क है, और थर्ड की बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क है, जिसके भी 3 पार्ट में वो डिवाइड है। पोन्स बेरोलाई है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क है। तो इस प्रकार से मित्रों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको सेकंड पार्ट में कवर करूँगा, और सेकंड पार्ट में आपका ये नर्वस सिस्टम वाला जो टॉपिक है ये आपको मैं ख़त्म कर दूँगा आपका। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। तो मित्रों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पर जाके और भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले टॉपिक में। नमस्कार।